बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 2 फरलांग चलने के बाद हम एक 3 मंजिला इमारत के अहाते में दाखिल हुए। गेट पर एक चौकीदार नुमा शख्स डंडा सूंघते खड़ा था, लेकिन उसने हमसे कुछ ना पूछा। और भी काफी लोग आ जा रहे थे। दलेर सिंह मुझे साथ लिए सीढ़ियां चढ़ता हुआ दूसरी मंजिल पर पहुंचा और एक फ्लैट के दरवाजे पर रुककर उसने घंटी का बटन दबा दिया। फ्लैट का नंबर 73 था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। खोलने वाली एक खुश शक्ल लड़की थी जो आसमानी कलर की साड़ी में मलबूस बहुत दिलकश दिखाई दे रही थी। दलेर सिंह को देखकर उसके चेहरे पर शनासाई की चमक उभरी। बड़े अरसे बाद रास्ता भूले हो, उसने कहा और दरवाजे से एक तरफ होकर बोली, अंदर आ जाएं। जूही, तुम्हें पता भी है कि मैं कितना मसरूफ रहता हूँ। फ्लैट में दाखिल होते ही दलेर सिंह आहिस्ता से बोला, इसके बावजूद तुम गिला करने से बाज नहीं आती। मैंने कब गिला किया है? दरवाजा बंद करते हुए वो बोली, तो और क्या तुम शुक्रिया अदा कर रही हो? दलेर सिंह ऐसे लहजे में बोला कि वो बेसाख्ता हंस पड़ी। बस जब जवाब ना आए तो हंस पड़ो, सारी गलतियां खत्म। इसे हंसते देखकर दलेर सिंह चिढ़कर बोला, जिसके जवाब में उसने एक अदद और हंसी उछाली और कहा, मेहमान का तारुफ तो आपने कराया ही नहीं। ये मेरा नया दोस्त है। कुछ दुश्मनों से छुपने के लिए इसे ठिकाने की तलाश थी, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। अच्छा, आप लोग बैठें। उसने कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं चाय लाती हूँ। ये इस काबिल है कि इस पर एतबार किया जा सके। उसके बाहर निकलते ही मैंने सरगोशी में दलेर सिंह से पूछा, जानू साहब, मुझे इस पे अपने से ज्यादा एतमाद है। दलेर सिंह फखरिया लहजे में बोला, अच्छा, कमाल को फोन किस वक्त और कहां से करोगे? मैं मौजू बदलता हुआ बोला, बस चाय पीते ही जाता हूं। इस बिल्डिंग में एक पीसीओ है और इसी से बात कर लूंगा। चाय तैयार होने तक तुम बात भी कर लेते। मैं बेसब्री से बोला, क्योंकि इससे हमने आइंदा लाहे अमल तैयार करना है। जैसे आपकी मर्जी। वो उठता हुआ बोला, आप यहीं बैठे, मैं फोन करके अभी आया। दलेर सिंह के बाहर निकलते ही चंद मिनट बाद ही जूही लहराती हुई अंदर दाखिल हुई। उसने हाथों में एक ट्रे उठाई हुई थी जिसमें चाय के बर्तनों के साथ दूसरे लवाजमात भी नजर आ रहे थे। ये दलेर सिंह किधर चला गया? उसने हैरानी से पूछा। पीसीओ तक गया है, एक जरूरी फोन करना था। मैं उसकी जानिब देखे बगैर आहिस्ता से बोला, एक तो इसकी जरूरी बातें खत्म नहीं होती। वो मेरे सामने टेबल पर चाय के बर्तन रखते हुए बोली। वो खुद भी टेबल के साथ ही क्लीन में बड़े अंदाज से बैठ गई थी, लेकिन मैंने दानिस्ता उसकी जानिब देखने से गुरेज किया। चीनी कितनी डालूं? उसने चाय के लिए कप बनाते हुए मुझसे पूछा। दलेर सिंह को आने दो, फिर पी लेते हैं। क्यों? उसकी गैर मौजूदगी में मैं आपको जहर पिला दूंगी? वो खफगी से बोली, और ये मफलर भी अपने चेहरे से हटा दो। इधर ऐसा कोई मौजूद नहीं जिससे आपको पर्दा करने की जरूरत पड़े। मैंने उसे कोई जवाब दिए बगैर मफलर अपने चेहरे से हटा दिया। थैंक यू, वो शरारत से मुस्कुराकर बोली। आप दलेर सिंह की क्या लगती हैं? उसके सवालात से बचने के लिए मैंने उसका इंटरव्यू शुरू करते हुए कहा, कुछ भी नहीं और बहुत कुछ। क्या मतलब? मैं हैरानी से बोला, मतलब साफ जाहिर है। वो वजाहत करते हुए बोली, अगर हमारी शादी ना हुई तो कुछ भी नहीं, वरना बहुत कुछ, बल्कि सब कुछ। इंतजार किस बात का है? मैंने पूछा। दलेर सिंह की मर्जी का। मैं समझा नहीं। दलेर सिंह शादी करने से पहले कोई छोटा मोटा कारोबार करना चाहता है। इसके साथ वो इस बात का भी ख्वाह है कि अपना जाती घर बना ले। आपकी क्या मर्जी है? मैं दलेर सिंह की खुशी में खुश हूँ। ये अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि बैरूनी दरवाजा एक झटके से खुला और दलेर सिंह तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसका रंग उड़ा हुआ था। उसकी ये हालत देखकर मैं बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ। खैर तो है? मैंने बेताबी से पूछा, मगर उसने मेरी बात का जवाब दिए बगैर हाथ में पकड़ा हुआ अखबार मेरी जानिब बढ़ा दिया, जिसके अंदरूनी सफ़े पर मेरी 2 अदद तस्वीर थीं, एक दाढ़ी वाली और दूसरी बगैर दाढ़ी के। उसके साथ लिखी तहरीर में मुझे तखरीबकार और दहशतगर्द के अलकाबात से नवाजा गया था और इतला देने वाले के लिए 50,000 का इनाम का वादा किया गया था। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैंने अखबार वापस उसकी जानिब फेंकते हुए पूछा। मैं इन तस्वीर की वजह से तो परेशान नहीं हूँ, वो जल्दी से बोला। तो फिर? कमाल के बारे में मुझे एक दोस्त से पता चला है
कि वो और कोबरा बिजनेस पार्टनर्स हैं। क्या कह रहे हो? मैं हैरानी से उछल पड़ा। ये कैसे हो सकता है? कोबरा तो एजेंसी का बंदा था और कमाल के बारे में तू अच्छी तरह जानता है कि ये कैसा शख्स है। ठीक है, दिलेर सिंह इत्मीनान से बोला, लेकिन मुझे भी पक्की इतला मिली है। तूने कोबरा की बातें सुनी थी? मैंने एक और नुक्ता उठाया। वो कमाल को किन अल्फाज में याद कर रहा था? वो सारा ड्रामा था। हकीकत यही है कि वो इस कारोबार में कमाल का साथी था और जैसे ही कल हमने गाड़ी फरोख्त की, उसने अच्छी गाड़ी देखकर कोबरा को भी गाड़ी दिखा दी। ये अब हमारी बदकिस्मती थी कि कोबरा उस गाड़ी को अच्छी तरह पहचानता था, इसलिए उसने हम तक पहुंचने में देर नहीं लगाई। मेरा ख्याल है उसने किसी को बताए बगैर ये कदम उठाया था। मैंने कहा, उसकी कोशिश यही थी कि मुझ पर काबू पाने के बाद ये बात आगे बढ़ाई जाए। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, दिलेर सिंह बोला। अलबत्ता ये बात कन्फर्म है कि कमाल को ये मालूम है कि कोबरा मेरे घर की तरफ आया था और उसकी लाश दरियाफ्त होते ही कमाल को पता चल जाएगा कि ये किसकी कारिस्तानी है और शायद उसके बाद कमाल इस बात की इतला किसी और एजेंसी वाले को दे दे, क्योंकि अगर उसके कोबरा के साथ रवाबित थे तो औरों से भी आशनाई हो सकती है। कोबरे को किसने मारा है? जूही, जो खामोशी से हमारी बातें सुन रही थी, मुझसे मुखातब हुई, मगर मेरे बजाय दिलेर सिंह बोला, वो जानू साहब के हाथों नर्क में पहुंचा है। इसके हाथों? जूही ने हैरानी से मेरी जानिब इशारा किया। मगर तुम तो कहते थे कि कोबरा बहुत अच्छा लड़ाका है और उसके साथ खाली हाथ मुकाबला करना किसी इंसान के बस की बात नहीं। जानू साहब उससे भी अच्छे लड़ाके हैं, दिलेर सिंह फखरिया लहजे में बोला। मुझे तो इनमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही, जूही बेपरवाही से बोली, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए उभरने वाले सताइश के तासुरात मुझसे छुपे न रह सके। छोड़ो इस किस्से को, मैं चाय का कप अपनी जानिब खिसकाते हुए दिलेर सिंह से बोला, पहले चाय पी लें। सब्र करो ना, बनाकर देती हूँ, जूही मेरे सामने से खाली कप झपटते हुए बोली और इसकी हरकत पर दिलेर सिंह खिलखिलाकर हंस पड़ा, लेकिन मैंने मुस्कुराने की जरूरत भी महसूस नहीं की। जूही जरूरत से ज्यादा ही मेरे साथ फ्री होने की कोशिश कर रही थी और मैं किसी सूरत भी उसकी हौसला अफजाई नहीं करना चाहता था। कितनी चीनी डालूं? 2 चम्मच, कहकर मैं दिलेर सिंह की तरफ मतवज्जा हो गया। अब कमाल की जुबान कैसे बंद करेंगे? मेरा ख्याल है चाय पीकर उसकी तरफ चलते हैं, दिलेर सिंह ने तजवीज़ पेश की। हो सकता है वो अब तक ये बात आगे पहुंचा भी चुका हो, मैंने अंदेशा जाहिर किया। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन कोबरे की लाश मिलने से पहले वो शायद ये कदम ना उठाए, दिलेर सिंह बोला। ये क्या आप लोगों ने कमाल और कोबरे की रट लगाई हुई है? जूही खफगी से बोली। इसके अलावा आप लोगों के पास कोई और मौजू नहीं? चलो फिर जानू साहब से इसकी स्टोरी सुन लेते हैं, दिलेर सिंह बोला। हाँ, अब बात की ना, जूही जल्दी से बोली। चलें भाई जानू साहब, अब आप अपने बारे में कुछ बताएं। क्या बताऊं यार, बस मुख्तसरन यही है कि किसी घरेलू मजबूरी की वजह से मुझे छुट्टी की ज़रूरत पड़ी, जबकि छुट्टी बंद थी, क्योंकि जिस इलाके में मैं तैनात था वहां बर्फ पड़ने की वजह से रास्ते बंद थे। मजबूरन मुझे भागना पड़ा और बदकिस्मती ये हुई कि मैं गलती से सरहद अबूर करके इस तरफ आ निकला और इंडियन फौज के हाथों पकड़ा गया। आर्मी वालों ने मुझे जासूस समझकर अपनी इन्वेस्टिगेशन वालों के हवाले कर दिया। वहां से कल रात मैं जान छुड़ाकर भागा था जब आप मुझे रास्ते में मिल गए, और इसके बाद के हालात आपके सामने हैं। आपने सचमुच कमांडो की तरबियत हासिल की हुई है ना? दिलेर सिंह ने पूछा। हाँ, मैं मुख्तसरन बोला। इसका मतलब है आपसे काफ़ी दावपेच सीखे जा सकते हैं, दिलेर सिंह इश्तियाक से बोला। तुम्हें तरबियत देने में मुझे कोई आर नहीं, लेकिन अफसोस कि तेरा मेरा साथ बहुत मुख्तसर है। क्या मतलब? दिलेर सिंह बोला। मतलब वाज़ेह है दोस्त, मैं वजाहत करते हुए बोला। खुफिया एजेंसी वाले मेरी तलाश में सरगर्दा हैं और जैसे ही उन्हें तुम्हारे मेरे ताल्लुक के बारे में मालूम होगा वो हम तक पहुंचने में देर नहीं लगाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि हम अलहदा हो जाएं और तुम भी इससे पहले कि वो जल्लाद तुम तक पहुंचे उनके पास खुद चले जाओ और उन्हें सारी कहानी सुना दो। इस तरह कम अज कम तुम उनके तशद्दुद से बच जाओगे। यूं भी तुमने इसी मुल्क में रहना है, जबकि मैंने जल्द या बदीर यहाँ से निकल ही जाना है अगर जिंदगी रही तो।
मैं इतना कमीना भी नहीं हूँ कि अपनी जान के खौफ से तुम्हारा साथ छोड़ दूं। दलेर सिंह जज्बाती लहजे में बोला। दलेर सिंह, समझने की कोशिश करो, इसमें हम दोनों की भलाई है। तेरे जरिए उन्हें मुझ तक पहुंचने में आसानी होगी, मैं इसे समझाते हुए बोला। लेकिन आप यहाँ तो छुप कर रह सकते हैं ना, जूही के साथ मेरे ताल्लुक को तो कोई जानता भी नहीं। मैंने छुप कर नहीं रहना, यहाँ से निकलना है, मैंने इसे समझाया। चले जाना, चंद दिन हमें भी अपनी सेवा का मौका दो, जूही जल्दी से बोली। मेरा भी यही मतलब है, दलेर सिंह जल्दी से उसकी तायीद करते हुए बोला। ठीक है दलेर सिंह, मैं हथियार डालते हुए बोला, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आज का दिन, कम से कम 3-4 दिन तो रहें। दलेर सिंह बोला। इस वक्त तक आपकी तलाश करने वालों में जो सरगर्मी पाई जाती है, इसमें भी कमी आ जाएगी। तलाश करने वाले इतने भोले भी नहीं हैं कि 3-4 दिन में थक जाएं। मैंने उनकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की। हो सकता है कि वो अगले 2-3 हफ्ते शिकारी कुत्तों की तरह मेरी बू सूंघते फिरें। जिस वक्त तक उन्हें मेरे इंडिया से फरार होने की इतला किसी मोतबर जराये से नहीं मिल जाए, कम से कम 2 दिन जरूर, जूही चाय के बर्तन समेटते हुए हतमी लहजे में बोली। और अब इस बारे में आपका कोई बहाना नहीं सुना जाएगा। अच्छा, फिर मुझे आराम करने की जगह दिखा दें। मैं अपनी जगह से उठता हुआ बोला और दलेर सिंह आए सर कहकर मुझे ड्राइंग रूम से मुल्हका एक छोटी सी ख्वाबगाह में ले आया, जिसमें एक सिंगल बेड बिछा हुआ था। दलेर सिंह मुझे कमरा दिखाकर बाहर निकल गया और मैं बूट उतार कर लेट गया। कोबरे से लड़ाई करते हुए मेरी अच्छी खासी वर्जिश हो गई थी और मैं इस वक्त सख्त थकन महसूस कर रहा था। इसके अलावा मेरा मकसद इन दोनों को तन्हाई फराहम भी करना था। मैं काफी देर मुख्तलिफ सोचों में घिरा रहा और फिर ना जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। मेरी बीवी सादिया कमरे में दाखिल हुई और मेरे सरहाने आकर बैठ गई। बहुत थके हुए हो, वो अपनी मधीर आवाज में बोली। हाँ, बहुत ज्यादा, मैं आहिस्ता से बोला। खाना खाओगे? वो मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली। नहीं, बस तुम इसी तरह अपने मुलायम हाथों से मेरा सर सहलाती रहो। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो इसी तरह हाथों से मेरे सर में कंघी करते हुए बोली और फिर अचानक वो मेरी नजरों से ओझल हुई और मुझे लगा कि मैं घर में नहीं किसी और जगह पर हूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा शऊर जागा और मुझे याद आ गया कि मैं दलेर सिंह की महबूबा के फ्लैट में था। लेकिन जाग जाने पर भी मुझे अपने सर में उंगलियां फिरती महसूस होती रहीं। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो जूही थी और बड़े प्यार भरे अंदाज में मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी। कमरे के अंदर ट्यूबलाइट रोशन थी। इसका मतलब था कि रात हो गई थी। ट्यूबलाइट की रोशनी में उसका चेहरा अजीब मंजर पेश कर रहा था और वो किसी और ही सियारे की मखलूक नजर आ रही थी। मैं अपने सर से उसका हाथ हटाकर जल्दी से उठ बैठा और हकलाते हुए बोला, कक्का क्या बात है? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, डर गए हैं? इतनी बुरी शक्ल भी नहीं है मेरी। क्या बात है? मैं चिढ़कर बोला। और तुम यहाँ कैसे? हजूर, इसीलिए आई थी, खाने का बताने के तैयार है और सरकार का इंतजार है। अच्छा, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, जल्दी आना वरना मैं फिर आ जाऊंगी। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई और मैं उठकर कमरे से मुल्हका बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मुंह हाथ धोकर मैं उनके पास आया तो वो टेबल पर खाना सजाए बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे। आ भी जाओ यार, आपकी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही। मुझे देखते ही दलेर सिंह बेसब्री से बोला। सॉरी, मैंने कहा, तुमको मेरा इंतजार करना पड़ा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जूही जल्दी से बोली। ये तो है ही ऐसा बेसब्रा, बस हर वक्त जल्दी में पड़ा रहता है। हाँ, सवाए शादी के, मैं आहिस्ता से बोला और दलेर सिंह कहका लगाकर हंस पड़ा, जबकि जूही ने शर्मा कर सर झुका लिया। खाना खाने के दौरान हम खामोश रहे। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला था। मैंने खूब डट कर खाया। चाय चलेगी या कॉफ़ी? खाने के बर्तन समेटते हुए जूही ने पूछा। चाय बेहतर रहेगी। क्यों जानू साहब? दलेर सिंह बोला। बिल्कुल, मैंने भी दलेर सिंह की तायीद की और जूही सर हिलाते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। जानू साहब, जूही के जाते ही दलेर सिंह बोला, आज रात मैं भेस बदल कर हालात का जायजा लेने के लिए निकलूंगा और कोशिश करूंगा कि कमाल से भी मुलाकात हो जाए। अगर मैं वापस ना आऊं तो परेशान नहीं होना, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। नहीं, अभी आपके जाने की जरूरत नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके अंबाला से निकलने का कोई बंदोबस्त भी कर सकूं। इस तरह अगर हो जाए तो बेहतर होगा।
मैंने उसकी तायीद की। आपको कोई चीज़ तो नहीं चाहिए? उसने पुरखलूस लहजे में पूछा। बस कपड़ों का एक और जोड़ा लेते आना, मैं बेतकल्लुफ होकर बोला। ठीक है। दलेर सिंह ने इस बात में सर हिलाया। इसी वक्त जूही भी कमरे में चाय लेकर पहुंच गई। चाय पीते ही दलेर सिंह जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तुम कहाँ चले? जूही हैरानी से बोली। बस जरा मार्केट तक जाना था। वो जूही से नजर बचाकर मुझे आंख मारता हुआ बोला। जल्दी वापस आना, जूही बोली, और दलेर सिंह सर हिलाता हुआ फ्लैट से निकल गया। उसके जाते ही मैं अपने कमरे की तरफ चल दिया, जबकि जूही बर्तन समेटकर किचन की तरफ बढ़ गई। कमरे में जाकर मैं बेड पर लेट गया। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुख्तलिफ किस्म की परेशान सोचों ने मुझे घेरे में ले लिया। मैं जितनी जल्दी घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, इतना ज्यादा रास्ते में रुकावटें पैदा हो रही थीं। रह रह कर चचा जान के खत के अल्फाज मेरी आंखों के सामने नाचने लगते। छुट्टी मिले या ना मिले, घर पहुंचो। पता नहीं वो कौन सी मुसीबत थी जिसके जेरे असर चचा जान को ये अल्फाज लिखने की जरूरत पड़ी थी। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि जूही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। मेरे चेहरे पे यकदम बेजारी के आसार नमूदार हुए। मुझे उसका आना नागवार गुजरा था। दलेर सिंह किसी भी वक्त लौट कर आ सकता था और हमें इकट्ठा कमरे में देखकर उसके जहन में किसी किस्म का शक भी पैदा हो सकता था। अगर वो ना भी आता तब भी जूही का मेरे साथ बैठकर गप्पे हाँकना बेहतर नहीं था। और ये बात भी थी कि जूही जिस तरह मेरी ज़ात में दिलचस्पी ले रही थी, वो मेरे लिए किसी मुश्किल का बायस भी बन सकता था। आपको शायद मेरा आना नागवार गुजरा है। जूही मेरे चेहरे पर नागवारी के वाज़े आसार महसूस करके बोली। नहीं नहीं, मैं जल्दी से बोला, क्योंकि आखिर मैं उसके घर में था और बिन बुलाया मेहमान था। ये तो मैं यूं ही घर याद आने की वजह से मैं कुछ परेशान सा था। जानू साहब, जूही संजीदा से लहजे में बोली, मुझे पता है कि मैं आपको अच्छी नहीं लगी हूँ, और अगर लगती तो तब भी आपका मेरा मिलाप इस जन्म में नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर था। आप मुझे पहली नज़र में क्यों अच्छे लगने लगे हैं, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकती। अलबत्ता मैं आपके पास अपनी पसंदीदगी का इजहार करने नहीं आई थी, बल्कि मेरा मकसद आपको एक बड़े खतरे से आगाह करना था। कैसा खतरा? मैं जो उसकी बातें बेजारी से सुन रहा था, खतरे का नाम आते ही मेरी बेजारी काफूर हो गई और मैं चुकन्ना हो गया। दलेर सिंह कमाल के पास गया है और वहां से दोनों इन्वेस्टिगेशन वालों के पास जाएंगे। इस तरह एक तो दलेर सिंह इस खतरे से बच जाएगा जो इसे आपका साथ देने से लायक हो सकता था, दूसरा वो इनाम की इस रकम का भी हकदार पाएगा जो आपको गिरफ्तार कराने वालों को देने का वादा किया गया है। मेरे जहन ने बगैर किसी तरद्दुद के इसकी बात को तस्लीम कर लिया, लेकिन फिर भी मैं उससे पूछे बगैर ना रह सका। तुम इतने यकीन से ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? क्योंकि जिस वक्त आप सोए थे, इस वक्त दलेर सिंह ने मेरे साथ बैठकर यही मंसूबा बनाया था, और आपके कप के चाय में मैंने नींद वाली दवाई भी डाली थी। क्या? मैं परेशानी से उछल पड़ा और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। सॉरी, मंसूबा इसी तरह था, लेकिन मैंने इस पर अमल नहीं किया। इसका मतलब है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं जल्दी से बूट पहनते हुए बोला। हाँ, वो यकदम संजीदा होते हुए बोली। अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको इसी फ्लैट में छुपा लेती। अलबत्ता अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी एक सहेली का पता दे सकती हूँ, जहाँ आप जब तक चाहें छुपकर रह सकते हैं। शुक्रिया, मैं घड़ी पर नजर डालता हुआ बोला। मैं अब चलूंगा, क्योंकि दलेर सिंह को गए काफी देर हो गई है। ये ना हो वो इन्हें साथ लिए सर पर आ पहुंचे। अगर रकम की जरूरत हो तो मेरे पास मौजूद है, वो आहिस्ता से बोली। नहीं, रकम मेरे पास भी काफी है। ये कहकर मैं उसकी जानिब बढ़ा और इसे दोनों कंधों से पकड़कर उसकी आंखों में झांका, जिनमें नमी तैरती वाज़ेह नजर आ रही थी, और बोला, जूही, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे भी पहली नज़र में बहुत अच्छी लगी, लेकिन अफसोस कि मैं शादीशुदा हूँ। बिल्कुल तुम्हारी तरह की एक प्यारी सी लड़की मेरी शरीके हयात है, जिससे मेरा एक बेटा भी है। तुम्हारी ज़ात में दिलचस्पी लेकर मैं उससे बेवफाई का मुर्तकिब नहीं हो सकता था, बल्कि ये तुम्हारे साथ भी धोखा होता। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नागवारी से पेश आ रहा था, वरना बाखुदा तुम नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं हो। इसके अलावा ये दलेर सिंह से भी दोस्ती की आड़ में दुश्मनी करना थी। मैं एक लम्हे के लिए रुका और फिर बोला, तुमने मेरे साथ जो अच्छाई की, इसका बदला देना तो मेरे बस में नहीं।
अलबत्ता अगर मेरी किसी बात पर तुम्हारा दिल दुखा हो तो इसकी माफ़ी ज़रूर चाहूँगा। अगर हो सके तो इस परदेसी को माफ़ कर देना। ये कहकर मैंने जैसे ही उसके कंधों पर से हाथ उठाए, वो बेख्तियार मुझसे लिपट गई और मेरे चेहरे पर बोसों की बारिश कर दी। मेरे पास इन चौंचलों के लिए टाइम नहीं था। दलेर सिंह किसी भी वक्त मेरे दुश्मनों को साथ लिए वहां पहुंच सकता था, लेकिन इसके एहसान को देखते हुए मुझे इसका दिल रखना पड़ा। इसलिए मैंने नरमी से इसे खुद से अलहदा किया। उसकी आंखों में तैरती नमी आंसुओं की शक्ल इख्तियार कर गई थी। जूही, पागल मत बनो, मैंने उसे प्यार से झिड़का। तुम्हारे आंसू देखकर मैं रुकना चाहूं भी तो नहीं रुक सकता कि मेरे दुश्मन पहुंचने वाले होंगे और वो मुझे जबरदस्ती तुमसे जुदा करके ले जाएंगे। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं नहीं जाता। नहीं नहीं, मैं अब नहीं रहूंगी। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए बोली। अपना ख्याल रखना और अगर हो सके तो दलेर सिंह को भी माफ कर देना। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ये कहकर वो रुख मोड़कर खड़ी हो गई और मैंने भी हालात को मद्देनजर रखते हुए इसे खुदा हाफिज कहा और फ्लैट से बाहर निकल आया। गरम टोपी और मफलर ओढ़ने के बाद मेरा चेहरा काफी हद तक छुप गया था। वैसे भी सर्दी काफी थी और किसी को मेरे हुलिये पर शक नहीं हो सकता था। मैंने अपनी रफ्तार नॉर्मल रखी क्योंकि तेज रफ्तारी से ख्वामखा लोगों को मेरी तरफ मुतवज्जा होने का मौका मिलता। मैं जैसे ही बिल्डिंग के गेट से निकलने लगा, मुझे बाएं तरफ से एक तेज सी चमक नजर आई जो किसी गाड़ी की हेडलाइट थी। मैं ठठक कर रुक गया। इसी लम्हे मेरे करीब आती गाड़ी से मुझे खतरा महसूस हुआ। हालांकि गाड़ियों की आमदोरफ्त वहां जारी रहती थी क्योंकि वो काफ़ी मारूफ रोड थी, लेकिन मेरी छठी हिस्स ने बेसाख्ता मुझे चौकन्ना कर दिया था और मैं जल्दी से दीवार की आड़ में बैठे चौकीदार की तरफ बढ़ गया। मेरा अंदाज ऐसा था जैसे मैंने इससे कुछ पूछना हो। अपनी जानिब बढ़ता देखकर वो भी सवालिया अंदाज से मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। पानी मिल जाएगा? कोई बहाना ना सूझते हुए मैंने जल्दी से पूछा। इस वक्त गाड़ी इसी बिल्डिंग के गेट के अंदर दाखिल हुई, लेकिन मैं दीवार की आड़ में होने की वजह से इसकी हेडलाइट्स की रोशनी में आने से बच गया था। ये एक वैगन नुमा गाड़ी थी। इसकी अंदरूनी लाइट की रोशनी में मुझे दलेर सिंह का मनहूस चेहरा नजर आया और इसके साथ और काफ़ी बंदे बैठे हुए नजर आ रहे थे। बाबू, सामने बरामदे में कूलर लगा हुआ है। चौकीदार अंदरूनी इमारत की तरफ इशारा करते हुए बोला। वहां से पी लो। मेरे पास तो धन्यवाद। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले हिंदुओं के अंदाज में हाथ बांधकर उसका शुक्रिया अदा किया और उनके गाड़ी से बाहर आने से पहले बिल्डिंग के गेट से निकल गया। उनकी गाड़ी बाईं जानिब से आई थी। मैंने भी वही सिमत इख्तियार की। वापसी पर उन्होंने फितरी तौर पर दाएं तरफ जाना था क्योंकि बाएं तरफ से आते वक्त रास्ते में मेरा उनसे टकराव नहीं हुआ था और इसके बाद सिर्फ दाएं जानिब ही रहती थी जिधर वो मेरी तलाश में जा सकते थे। लेकिन ये हतमी बात नहीं थी। इसके बरक्स भी हो सकता था कि चौकीदार से पूछने पर उन्हें मेरे फरार की सही सिमत मालूम हो जाती। इसलिए थोड़ी देर चलने के बाद मैंने रोड के बजाय गलियों में सफ़र करना मुनासिब समझा। रात के 11 बज रहे थे। सर्दी अपने जोबन पर थी। सुबह होने में अभी तक 7-8 घंटे पड़े थे। गो दिन को मैं काफ़ी आराम कर चुका था और उस वक्त भी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। इसके बावजूद मेरा दिल चाह रहा था कि सर छुपाने के लिए कोई ठिकाना मिल जाए, क्योंकि बगैर प्लानिंग के अंबाला से फरार होना मुश्किल था और इसकी सबसे बड़ी वजह इस शहर के मोहल्ला वकू से नावाकिफियत थी। इसके साथ साथ पुलिस या खुफिया एजेंसी वाले मेरी तलाश किस नहज पर कर रहे थे, इससे भी मैं नावाकिफ था। जारी है।